नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हफ्ते भर की खबरों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपना साप्ताहिक बुलेटिन लेकर, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। साल 1994 के आंदोलन के दौरान तत्कालीन राज्य सत्ता के जुल्मों को सहते हुए बना उत्तराखंड राज्य अगले साल अपनी स्थापना की रजत जयंती मनाएगा। सरकारें मोटा विज्ञापन देकर साबित करेंगी कि देखो, हम चांद जमीन पर उतार लाए हैं, ये हो गया, अब वो भी होगा, वगैरह वगैरह। मौज ही मौज वाले इन दावों के बावजूद हमें ये स्याह पहलू भी याद रखना होगा कि 2 अक्टूबर 1994 की काली रात हमारी माँ बहनों पर जुल्म करने वाले जालिमों पर कानून का फंदा अब भी कसा नहीं गया है। इस मामले में ठीक 30 साल बाद अब जाकर 2 पीएसी कर्मचारियों को बलात्कार और हिंसा के लिए दोषी माना गया है। दूसरी तरफ इस प्रकरण के कई मामले अब भी मुजफ्फरनगर की लोअर कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहे हैं। पीड़ितों को न्याय पाने के लिए और कितने बरस लगेंगे, ये कहना आज भी मुश्किल है। इस जुल्म के लिए राजनीतिक प्रशासनिक तौर पर जिम्मेदार यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत लोक सेवा के लिए पद्म विभूषण दिया जा चुका है। तत्कालीन डीएम अनंत कुमार सिंह और एसएसपी बुआ सिंह भी सभी सरकारों में लोक सेवा और लोक मेवा का आनंद ले चुके हैं। इसी आंदोलन की कोख से जन्मा उत्तराखंड तो मुख्यमंत्रियों की फैक्ट्री के रूप में ख्याति अर्जित कर चुका है, लेकिन जिन्होंने जुल्म सहा वो अब भी इस दर्द को अकेले झेल रहे हैं। अब तो हालत ये है कि उत्तराखंड सरकार मुजफ्फरनगर कोर्ट में चल रहे केस के लिए 1 साल से अपना वकील तक नियुक्त नहीं कर पाई है। हाँ, हमने हर मुख्यमंत्री को शपथ लेने के तत्काल बाद देहरादून के शहीद स्थल पर पहुंचते हुए खूब देखा है। खेद है कि एक राज्य, एक समाज के तौर पर हम राज्य आंदोलन के शहीदों और पीड़ितों के साथ सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर ही खड़े हो पाए। दूसरी तरफ जो इस सफर में कहीं भी शामिल ही नहीं थे, वो सत्ता के शिखरों तक पहुंच गए और वहां पहुंचकर अब जनता को ठेंगा दिखा रहे हैं। इसके सबसे अच्छे उदाहरण इन दिनों उस राजनीति में देखे जा सकते हैं जो लोकसभा चुनावों की घोषणा होने के साथ ही प्रदेश में शुरू हो गई है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित कर चुका है। उत्तराखंड में सभी 5 सीटों के लिए 19 अप्रैल को वोट पड़ेंगे। यहां भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों पर स्थिति अब लगभग साफ हो गई है। पौड़ी में भाजपा के अनिल बलूनी के सामने कांग्रेस के गणेश गोदियाल मैदान में हैं। टिहरी में भाजपा से माला राज्य लक्ष्मी शाह के मुकाबले कांग्रेस के ज्योत सिंह गुंसोला। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से भाजपा के अजय टमटा और कांग्रेस के प्रदीप टमटा आमने सामने हैं। इसके अलावा भाजपा ने हरिद्वार से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और नैनीताल से अजय भट्ट को उतारा है। इसमें पौड़ी से अनिल बलूनी का टिकट राज्य के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों का राजनीतिक भविष्य अधर में लटका गया है। बलूनी के लोकसभा चुनाव लड़ने से पौड़ी से मौजूदा सांसद और पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत का टिकट तो कटा ही, जातीय समीकरण के चलते हरिद्वार से एक और पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक को भी चुनावी रेस से बाहर कर गया। इस तरह करीब 35 साल बाद निशंक के चुनावी सफर पर पहली बार ब्रेक लगा है। पौड़ी के राठ क्षेत्र में एक छोटे से गांव में जन्मे निशंक ने सरस्वती शिशु मंदिर आचार्य से अपना करियर शुरू करते हुए विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री तक की बुलंदियों को छुआ। उन्हें राज्य में चुनावी राजनीति का सबसे माहिर खिलाड़ी माना जाता रहा है। अपने नाम सैकड़ों पुस्तकों को लिखने और उन्हें दुनिया की दर्जनों भाषाओं में अनुवाद करवाने का दावा करने वाले कविराज निशंक अब जब फुर्सत में बैठे होंगे तो उन्हें ये फ्लैशबैक जरूर लेना चाहिए कि उनकी बुलंदियां आखिर निजी उपलब्धियां भर बनकर क्यों रह गई। क्यों इतने बड़े कद के नेता का टिकट कटने पर उनके राज्य, क्षेत्र, पार्टी या समर्थकों में कोई जुम्बिश तक नहीं हुई। वो खुद को टटोलेंगे तो निश्चित ही पाएंगे कि चूड़ीदार पजामा, चुपड़े हुए बाल और कंठ से ही विशेष उपायों के जरिए बाहर निकलते शब्दों से गढ़ी गई छवि के विपरीत पिनानी गांव का रमेश भैजी कहीं बहुत पीछे छूट चुका है। और निशंक ही क्यों, उनके साथ ही राजनीतिक सफर शुरू करने वाले पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को भी ये आत्मावलोकन कर लेना चाहिए। ये दोनों ही 3 दशक से राज्य की राजनीति की धुरी बने रहे, लेकिन अब जब राजनीतिक तौर पर हाशिए पर धकेले जा रहे हैं तो जनता में इनके लिए सहानुभूति तो बहुत दूर, फील गुड फैक्टर ही ज्यादा नजर आ रहा है। इस हफ्ते हरक सिंह रावत से जुड़ी एक और खबर ये आई कि उनकी पुत्रवधू अनुकृति गुसाई ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। अनुकृति ने पिछले विधानसभा चुनाव में ही कांग्रेस के टिकट पर लैंसडाउन से अपना चुनावी करियर शुरू किया था। बहू को राजनीतिक रूप से स्थापित करने के चक्कर में ही हरक सिंह को भाजपा से बाहर आने का निर्णय लेना पड़ा था। बाहर से देखने पर तो यही लगता है कि फिलहाल हरक परिवार गहरे राजनीतिक संकट में है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? हमारे दर्शकों को याद होगा कि हमने पिछले बुलेटिन में हरक कैंप की लक्ष्मी राणा के कांग्रेस से इस्तीफे को बाईपास वॉशिंग प्रोसेस के रूप में आंका था। अब अनुकृति का भी इसी तर्ज पर इस्तीफा हो चुका है।
खास बात यह है कि इन दोनों ने अभी दूसरे दलों की सदस्यता नहीं ली है। सियासी गलियारों में यह भी चर्चा अब आम हो चुकी है कि जल्द ही हरक सिंह भी कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल हरक कुटुंब किसी दल में नहीं जाएगा। पूंजी बाजार की भाषा में कहें तो ईडी जांच में घिरे हरक सिंह अभी एसेट से ज्यादा लाइबिलिटी नजर आ रहे हैं, लेकिन वो बाहर आकर भी कांग्रेस का खेल तो बिगाड़ ही सकते हैं। एंड लोकसभा चुनावों के बीच उनके कांग्रेस छोड़ देने से कांग्रेस को लेकर एक खास तरह का नेगेटिव नैरेटिव तो बनता ही है। बीते हफ्ते ही उत्तरकाशी से पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण और पुरोला के पूर्व विधायक मालचंद इसके लिए स्टेज सेट कर ही चुके हैं। रविवार को बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी के इस्तीफे से ये गूंज और भी जोर जोर से सुनाई देने लगी है। अब आलम यह है कि चुनाव शुरू होने से पहले ही उत्तराखंड कांग्रेस ये गया वो भी गया की खबरों से घिर गई है। चुनावी युद्ध में सकारात्मक बातों का जितना महत्व होता है, नेगेटिव बातों का उससे ज्यादा असर होता है। कम से कम चुनाव के शुरुआती चरण में कांग्रेस साफ तौर पर धारणा की लड़ाई तो हारती हुई नजर आ ही रही है। इस बीच ये भी खबर आ गई कि राजेंद्र भंडारी को कांग्रेस ने जैसे ही दल बदल पर घेरने की कोशिश की, विधानसभा अध्यक्ष ने रातों रात उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। इस तरह बद्रीनाथ की जनता एक उपचुनाव के लिए तैयार रहे, बल्कि हो सकता है कि प्रदेश में एक साथ कुछ और उपचुनाव भी देखने पड़े। अभी और कितने राजेंद्र भंडारी सामने आकर हम पहाड़ी ग्याड़ुओं को हमारी हैसियत बताएंगे, क्या मालूम। राजेंद्र भंडारी प्रकरण पर गौर करें तो आप साफ साफ पाएंगे कि नेताओं के लिए अब आंखों की शर्म भी मर चुकी है और वो मान बैठे हैं कि पहाड़ी जनता उनके खिलाए धतूरे में ऐसी मग्न है कि उसे जहां मर्जी वहां हाँका जा सकता है। ऐसा नहीं होता तो शनिवार तक कांग्रेस का दामन कभी न छोड़ने की कसम खाने वाले राजेंद्र भंडारी अगले 24 घंटों में ही भाजपा का दामन थाम लेने में थोड़ा बहुत तो आखिर हिचकिचाते ही। शनिवार तक राजेंद्र भंडारी न सिर्फ अपने भाजपा में शामिल होने की बातों को कोरी अफवाह बता रहे थे, बल्कि कांग्रेस के समर्थकों में भी ये ऊर्जा भर रहे थे कि उन्हें सोशल मीडिया पर भाजपाई ट्रोल्स को ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। भाजपा में शामिल होने से कुछ घंटे पहले तक राजेंद्र भंडारी क्या कुछ कह रहे थे, आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। आजकल अखबारों में चल रहा, सोशल मीडिया में चल रहा है कि राजू भंडारी बीजेपी में शामिल हो गया है। कोई कह रहा हो गया है, कोई कह रहा होने वाला है, कोई कह रहा वो भी हो रहा है, उसकी पत्नी भी हो रही है। पहले पत्नी जाएगी फिर राजू भंडारी जाएगा, ये चलता रहता है। अफवाहें हम नेता हैं और हम नेताओं के खिलाफ ऐसी अफवाहें चलती रहती है, परंतु हम आज आप लोगों को वफादारी से बताना देना चाहते हैं, जब तक हम लोग हैं, हम राजनीति में हैं, हम इस कांग्रेस पार्टी का दामन थाम करके काम करेंगे। और तुम लोगों को भी इनके बातों का करारा जवाब देना चाहिए। सोशल मीडिया पे वो लोग हमारे खिलाफ तरह तरह की बातें लिखते रहते हैं और हमारा आदमी नीचे से जो है हल्का से कमेंट लिखता है, अरे ईंट का जवाब पत्थर से दो ना, तुम नहीं दे सकते ईंट का जवाब पत्थर से। जो कार्रवाई होगी तो उनके खिलाफ भी होगी, हमारे खिलाफ भी होगी, परंतु इसका मतलब ये थोड़ी कि वो कुछ भी बोलते हैं और तुम्हारे लिए जो है कुछ भी कहने के लिए तुम डर जाएगा, यार हमारा क्या हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है। हम भी तो मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, हम भी तो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, हम भी तो धामी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन हम खिलाफत नहीं करते हैं, बगावत नहीं करते हैं। रुद्रप्रयाग में ये क्रांतिकारी भाषण देने के कुछ ही घंटे बाद भंडारी जी का ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि वो उसी भाजपा में शामिल हो गए जिसे थोड़ी देर पहले तक कोस रहे थे। वैसे किसी कांग्रेसी विधायक के भाजपा में जाने के क्या कारण होते हैं, इस पर भी राजेंद्र भंडारी खुलकर बोल चुके हैं। उन्होंने कुछ समय पहले बाकायदा बताया था कि ये जो तमाम लोग रातों रात भाजपा में जा रहे हैं, उनकी पोचिंग कैसे की जा रही है, ये भी आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। वो चाहती है कि पूरे देश में मेरा साम्राज्य हो और कोई ना हो, इसलिए खरीद फरोख्त पे लगी हुई है। जो जितना तोड़ सकता है, जो जितनी बोली में लग सकता है, जितनी बोली लगा सकता है, जितने पैसे में बिक सकता है, खरीदो, तुम सरकारें तोड़ो और केवल बीजेपी की सरकार बनाओ। ये अभियान चलता है। 2016 में भी हमारी बोलियां लगाई जा रही थी, परंतु हम लोग तो नहीं बिक पाए ना। हमारी बोली तो लगाई थी पर हमारे कीमत नहीं दे पाए और हम लोग जो कीमत वो बोल रहे थे हमने ठुकरा दिया। हमने कहा हम स्वाभिमानी लोग हैं और ये कीमत पे हम लोग बिकने वाले लोगों में से नहीं है। तो फिर किस लालच में जाते हैं? तो बाकी विधायक बना हुआ है और विधायक अपनी सरकार छोड़ करके दूसरे में जा रहा है, तो बिना लालच के जा रहा है क्या, बिना रिश्वत के जा रहा है क्या? ये तो निश्चित बात है कि किसी न किसी लालच में जा रहे हैं। धन्यवाद। सुना आपने, उनका साफ कहना था कि इस फरुख्खाबादी खेल में हर विधायक की कीमत तय है। जो विधायक बना हुआ है, अगर वो दूसरी पार्टी में जा रहा है तो वो बिना लालच के जा रहा है क्या, बिना रिश्वत के जा रहा है क्या? अब भंडारी जी खुद भी रातों रात अपनी विधायकी छोड़ भाजपा में जा चुके हैं। ऐसे में आप प्रदेश की जनता के तौर पर भले ही उस बोली की कीमत का अंदाजा न लगा पाएं जिसका जिक्र वो विधायकों की खरीद के लिए खुद ही कर रहे थे, लेकिन ये अंदाजा तो आपको जरूर हो गया होगा कि हमारे नेताओं के लिए जनता के विश्वास की कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं है। बहरहाल हम एक बार फिर अधूरी हरक कथा को पूरा कर लेते हैं। तो अब यही लग रहा है कि हरक परिवार फिलहाल कांग्रेस से पूरी तरह बाहर आकर भी कम से कम भाजपा में शामिल नहीं हो पाएगा। अलबत्ता वो 2027 के विधानसभा चुनाव तक अपना कोई नया ठिया जरूर जोड़ सकते हैं, वरना खंडर हो चुकी कांग्रेस के दरवाजे तो मुसीबत के मारों के लिए हमेशा खुले ही रहते हैं। इसलिए आज के वक्त गहरे संकट में होने के बावजूद हरक सिंह के सामने अभी भी सियासी ऊंचाई को छूने के भरपूर मौके हैं। सियासत वैसे भी असंभव को संभव बनाने की ही कला है।
खैर, निशंक और हरक सिंह की दारुण कथा को अब विराम देते हैं और जरा टिहरी की तरफ नजर मार लेते हैं। यहाँ टिहरी पूर्व राज परिवार की बहू माला राज्य लक्ष्मी शाह चौथी बार सांसद बनने के लिए मैदान में है। आपने क्वारंटीन, आइसोलेशन, 2 गज की दूरी, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे शब्द बेशक कोविड-19 के दौरान ही सुने हों, लेकिन टिहरी सांसद 2012 के प्रथम निर्वाचन के समय से ही इस प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करती आ रही हैं। अब चकड़ैत कह रहे हैं कि जिस तरह हल्द्वानी के व्लॉगर सौरभ जोशी सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक की सारी बातें करते हैं, बस उत्तराखंड के सवालों, मुद्दों, समस्याओं पर पूरी तरह चुप्पी मार लेते हैं, उसी तरह माननीय सांसद भी सुबह उठने से लेकर रात तक की अपनी दैनिक जीवनचर्या पूरी शिद्दत से निभाती हैं। बस टिहरी और उत्तराखंड के सवालों पर बात वो नहीं करती। आप उन्हें हर बार की तरह इस बार भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माइनस रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार कर सकते हैं। बीते सप्ताह लोकसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच सरकार उद्घाटन शिलान्यास समारोह में भी व्यस्त नजर आई। तेजी इस कदर कि अप्रैल से प्रस्तावित दिल्ली पिथौरागढ़ विमान सेवा का उद्घाटन मार्च में ही कर दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिन योजनाओं का देहरादून में सामूहिक शिलान्यास या लोकार्पण किया, विधायक 2 दिन बाद फिर अपने क्षेत्र में इन शिलापट्टों को पूजते नजर आए। विकास की ऐसी आपाधापी, बल्कि यूं कहिए कि विकास की ऐसी मारामारी इस कदर रही कि यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट को तो अपने बालक को मोर्चे पर लगाना पड़ा। अब पीडब्ल्यूडी इंजीनियर संघ पौड़ी ने आरोप लगाया है कि विधायक रेणु बिष्ट के पुत्र श्री इंजीनियरों को तलब कर सड़कों की नाप जोख का काम अपने हाथ में ले चुके हैं। संघ ने विधायक जी के पुत्र की मंशा पर सवाल उठाते हुए आंदोलन की भी चेतावनी दी है। वैसे कुछ दिन पहले भी वहां की पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स रेणु बिष्ट के खिलाफ कुछ ऐसी ही शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, हालांकि उसमें हुआ कुछ भी नहीं। अब होगा कुछ नहीं तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आवाज ही ना उठाई जाए। भू कानून का हश्र जानकर भी कुछ लोग शिद्दत से कोशिश तो आखिर कर ही रहे हैं। इसमें शामिल हैं देहरादून के ट्रैवल ब्लॉगर विजय शर्मा, जिन्हें इंस्टा की दुनिया में ट्रैवल विद शर्मा जी के नाम से जाना जाता है। तो विजय शर्मा भू कानून और अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे मुद्दों को लेकर बीते दिनों देहरादून में आयोजित विशाल मिश्रा के म्यूजिक कंसर्ट के दौरान स्टेज पर चढ़ गए। उन्होंने दोनों मुद्दों पर जोरदार आवाज उठाई। ये घटना सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। विजय इन दोनों मुद्दों पर पहले भी काफी मुखर रहे हैं। बेशक विजय का ये तरीका प्रोटोकॉल के खिलाफ था, लेकिन इससे ये एक बार फिर साबित हुआ है कि भू कानून उत्तराखंड के लिए पंजाब में कृषि कानून जैसा ही जनभावनाओं से जुड़ा मुद्दा है। अब आप अगर कमेटियों के झुनझुने से इसे बहलाते रहेंगे तो युवा खून आपसे सवाल तो पूछता ही रहेगा। अब एक ऐसी खबर की तरफ बढ़ते हैं जिसने पिछले हफ्ते देश भर में सुर्खियां बटोरी। देश की राजनीति में इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा इस हफ्ते छाई रही। इसका उत्तराखंड से भी एक मजेदार कनेक्शन निकला। अरे नहीं, यहाँ प्रदेश की एकमात्र क्षेत्रीय पार्टी यूकेडी ए से लेकर जेड तक जितने भी गुटों में बटी है, उसको मिले चंदे की बात यहाँ नहीं हो रही। उन्हें तो अपने घर में ही कोई फूटी कौड़ी देने को भी तैयार नहीं। हम बात कर रहे हैं उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग बनाने वाली कंपनी नवयुग इंजीनियरिंग्स की। वही कंपनी जिसकी कार्यशैली के कारण बीते नवंबर में 41 श्रमिक 17 दिनों तक सुरंग के अंदर फंसे रह गए थे। इंडियन एक्सप्रेस में 16 मार्च को छपी खबर के अनुसार इस कंपनी ने जून 2018 में सिलक्यारा सुरंग निर्माण का ठेका 853 करोड़ रुपए में उठाया था। इसके बाद उसने बीते 4 साल में कुल 55 करोड़ का चुनावी चंदा दान किया है। इससे यह भी उजागर होता है कि पहाड़ों में चौड़ी सड़कें, सुरंगें, बांध जैसे प्रोजेक्ट की राजनीतिक उपयोगिता क्या है। लेकिन स्थानीयता पर खतरे सिर्फ हाईवे या सुरंग के ठेकेदारों से ही नहीं है। धारचूला व्यास घाटी के लोग आदि कैलाश के लिए प्रस्तावित हेली सेवा का जमकर विरोध कर रहे हैं कि साहब, पर्यटक हवा में ही उड़ेंगे तो टैक्सी चलाने वाले और ढाबा खोलने वालों का पेट कैसे भरेगा। उस पूरे क्षेत्र की आजीविका कथित विकास योजनाओं के चलते ही खत्म होने की कगार पर है और इसके लिए ग्रामीण लंबे समय से हेली सेवाओं का विरोध कर रहे हैं। वैसे तमाम खट्टी खबरों के बीच एक गुड न्यूज बागेश्वर जिले से भी आई। यहाँ के राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय कपकोट में 5वीं क्लास के सभी 41 बच्चों का चयन एक बार फिर से सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के लिए हुआ है और ये सब संभव हुआ है स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक खयाली दत्त शर्मा की मेहनत और उनके जज्बे से। आदर्श शिक्षक खयाली दत्त शर्मा ये करिश्मा कई सालों से करते आए हैं। एटीवी भारत में प्रकाशित समाचार के अनुसार सफल बच्चों में शामिल आयुष्मान शाही ने 300 में से 272 अंक हासिल किए हैं। इसमें गणित में 150 में से 150 का रिकॉर्ड कायम करना भी है। शिक्षक शर्मा ने बताया कि वो नितांत ग्रामीण पृष्ठभूमि के इन बच्चों को कक्षा 1 से ही सैनिक स्कूल का प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर देते हैं। इस काम में उन्हें शिक्षक मंजू गढ़िया, हरीश एठानी, दीपक एठानी, विनीता चंद्रा, किरण आर्या और विमला का भी साथ मिलता है। ऐसे दौर में जब लोग कोई भी सम्मान या पुरस्कार हासिल करने के लिए कितना ही अनैतिक समझौता करने को तैयार रहते हों, आदर्श शिक्षक खयाली दत्त शर्मा अब भी अपनी टेक पर कायम हैं कि वो कभी भी किसी राजकीय पुरस्कार के लिए कोई आवेदन नहीं करेंगे। बहरहाल अब जाकर शिक्षा मंत्री ने उन्हें राज्य शिक्षक पुरस्कार देने की घोषणा की है।
तो हर वक्त सुगम, दुर्गम, अड़गम, बड़गम के जुगाड़ और शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन, यात्राकालीन अवकाश की मांग पर कोलाहल में डूबे रहने वाले शिक्षा विभाग का कपकोट मॉडल उम्मीद जगाता है। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। हमेशा की तरह अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाने के साथ ही इस प्रोग्राम को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आते हैं तो थैंक्स का बटन दबाकर ये चैनल की पेड मेंबरशिप ज्वाइन करके आप हमारा समर्थन भी कर सकते हैं। हमारे तमाम समर्थकों को हमारी पूरी टीम की तरफ से एक बार पुनः आभार, धन्यवाद। यदि आपके पास भी हमारे लिए कोई सुझाव या सूचना हो तो आप इस मेल ID के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। सिमनिया पहला।